हेलो फ्रेंड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड के इस चैप्टर में हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रेशियो निकालना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का, जो दोनों ही परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहे हैं विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो हमने सीख लिया था कि कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन होगा और वहाँ पर कोई एक पार्टिकल ऐसे इंटर कर रहा है, तो ये पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक में जाएगा, डेविएट होगा, और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस होता है आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो सिंपली हमें दोनों ही पार्टिकल यानी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों के लिए हमें रेडियस निकालना है और उनका रेशियो निकाल देना है। तो कैनेटिक एनर्जी क्या होता है? कैनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, कैनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो इस रिलेशन में अगर हमको वी पुट करना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी कैन बी रिटन एज वी को रूट अंडर ट्वाइस ऑफ कैनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई मास। अब इसी वी की एक्सप्रेशन को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आर विल बी, जब हम वी को यहाँ पुट करेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर ट्वाइस ऑफ मास इंटू कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी की जगह पर मैं सिर्फ के लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। अब हमें कंपेयर कर लेना है प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल के लिए। तो प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल यानी कि अगर स्टार्ट करें तो रेडियस फॉर प्रोटोन अगर हम लिखें वो क्या होगा, वो होगा रूट अंडर ट्वाइस मास ऑफ प्रोटोन कैनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटोन इनटू बी। ओके, अब हमको लिखना है फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल केस में क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल में टू इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब ये होता है कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस है। तो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा कि इसका मास नंबर 4 होगा, एटॉमिक नंबर 2 होगा, यानी कि उसका जो मास, उसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, यानी कि उसका टोटल मास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। कैनेटिक एनर्जी तो सेम ही है, डिवाइड बाई चार्ज भी क्या होगा उस पर, चार्ज उस पर हो जाएगा डबल। तो क्यू की जगह हम लिखना पड़ेगा 2Q इंटू पी। अगर हमने यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज क्यू माना है तो यहाँ पर हमको चार्ज 2Q लेना होगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या रिलेशन है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टर्म क्या दिखाई दे रहा है, 2 MP K/Q बी, तो कुछ जो सेम है। एक्स्ट्रा टर्म आपको ये बाहर से आ रहा है कि ये 4 है अंदर और बाहर ये 2 है, तो ये 4 जब बाहर आएगा तो ये रूट अंडर 4 बाहर क्या आएगा, बाहर आ जाएगा 2। तो जब ये बाहर 2 आएगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो अगर, तो ये वापस से क्या बनेगा, ये वापस से ट्वाइस MP/K/Q बी रहेगा। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, इन दोनों का रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेडियस का रेशियो हो जाएगा सिंपली 1:1। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सामने कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन है जिसकी वेलोसिटी है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और वो इंटर होता है एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जिसकी मैग्नीट्यूड है 0.3 टेस्ला। तो वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ गया होगा कि ये केस हमने सीखा है पिछले लेक्चर में कि जब वेलोसिटी को एक एंगल पर होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, पहली चीज़ हमें ये करनी है कि वेलोसिटी के पैरेलल और परपेंडिकुलर ये दोनों कॉम्पोनेंट निकालने हैं। क्योंकि अब सवाल सिंपल पूछ रहा है कि फाइंड आर यानी कि रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ एंड पिच। तो हमें पता है दोनों चीज़ें कैसे निकालते हैं। तो पहला काम क्या करना है हमें, पहला काम हमें करना है कि पैरेलल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट निकाल लेना है। तो वी पैरेलल क्या हो जाएगा आपको, वी पैरेलल, बाय द वे वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर ये दोनों हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये दोनों विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि वी पैरेलल जब कहा जा रहा है इसका मतलब वी पैरेलल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और इफ वी परपेंडिकुलर तो दैट वी परपेंडिकुलर दिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो V parallel, since it is making an angle of 60 degree with magnetic field, so it will be simply 4 into 10 to the power 5 into cos 60। ठीक है, ये आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। दिस कम्स आउट टू बी 2 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, cos 60 हाफ होता है। V परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, V परपेंडिकुलर सेम 4 into 10 to the power 5 into sin 60। sin 60 की वैल्यू आप पुट कर दें, ये सामने आपकी वैल्यू है, ये हो जाएगा 2√3 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर दोनों निकाल लिया। अब हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि आर रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ वो सिर्फ डिपेंड करता है वी परपेंडिकुलर पे। तो आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी। अब आपको जस्ट
मास ऑफ प्रोटॉन पुट कर देना है यहाँ पर, तो आप उसको ले सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वी परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी मिल गया, दैट इज 2√3 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई क्यू। क्यू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सबको पता है यहाँ पर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.3 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको, आप कैलकुलेट कीजिए इस चीज़ को खुद से एक बार, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.2 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, सो दैट मेक्स सिंपल। तो आर हमें निकल गया। अब हमें दूसरी चीज़ निकालनी है, पिच। तो पिच निकालना भी बहुत आसान है। पिच निकालने का मतलब हमने क्या सीखा था कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में वो कितना लेंथ आगे जाएगा। इट्स लाइक अगर ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे पार्टिकल कितने देर के बाद आएगा, यानी कि कहने को ये एक ही सर्कल है, लेकिन चूंकि सर्कल नहीं है, क्योंकि पैरेलल वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, तो जो लेंथ वो आगे बढ़ेगा उस लेंथ को ही हम पिच बोलते हैं। सो दैट पिच इज सिंपली वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो वी पैरेलल तो हमने पहले से निकाला हुआ है, जस्ट वी पैरेलल को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 इंटू 10⁵, ये हमें वैल्यू पहले से मालूम है, इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने सीखा है वो क्या होता है, दैट इज 2πm/QB। वहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो टाइम पीरियड की वैल्यू के लिए आप 2πm/QB पुट कर देंगे। ये वैल्यू सारी आपको ऑलरेडी पता है। तो ये वैल्यू जब आप पुट करके निकालेंगे तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 4.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो टाइम पीरियड के लिए एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला तो पता है, साथ में आपको एक जेनरिक रूल भी पता है कि टाइम पीरियड के लिए को निकालने के लिए यहाँ पर हम वी पैरेलल की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ पुट करने के बाद टाइम पीरियड को 2πr डिवाइड बाई वी परपेंडिकुलर से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि वो जो सर्कल मूव कर रहा है, वो सर्कल में जो डिस्टेंस मूव करेगा दैट इज 2πr डिवाइड बाई जिस वेलोसिटी से वो मूव किया, दैट वेलोसिटी इज वी परपेंडिकुलर। तब भी आपको वैल्यू सेम ही आएगी, तो वो कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं आने वाली है वहाँ से भी, ये दोनों एक ही तरीका है। सो पिच कम्स आउट टू बी रफली 4.4 सेंटीमीटर। तो यही सिंपल सा केस था जहाँ पर अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है कि इट्स मेकिंग सर्टेन एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो सवाल स्टार्ट करने के लिए आपको पहले पैरेलल वेलोसिटी और परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल देनी है। उसके बाद रेडियस में हमेशा ध्यान रखिए आपको सिंपली वी परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करना है, और पिच लेंथ निकालने के लिए आपको पैरेलल वेलोसिटी को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना है। सो आई होप इट्स सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर आपको एक चार्ज दिया हुआ है जिसका मास m है और वो एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, एक सर्किल जिसका रेडियस r है, अंडर एक्शन ऑफ सम मैग्नेटिक फील्ड B। तो इस फिगर से आप काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं। अब कहा जा रहा है कि जब ये पार्टिकल पॉइंट P पर पहुंचता है, व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट P, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। ठीक उसी टाइम पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की जाती है, और उसके बाद ये पाया जाता है, एंड इट्स फाउंड दैट पार्टिकल कंटिन्यूज ऑन टेंजेंट थ्रू P। इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट दिख रहा है आपको, उसी टेंजेंट पर पार्टिकल फर्दर कंटिन्यू कर जाता है, यानी कि वो अब सर्कुलर ट्रैक पर नहीं चल रहा, बल्कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन की गई, ठीक उसी इंस्टेंट पर वो जिस पॉइंट पर था, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट था, बस वो टेंजेंट पर ही कंटिन्यू कर जाता है अपना मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, एंड डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज नहीं हो रहा। तो अब हमें बताना है कि देन व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आप कह सकते हो कि इसमें मैग्नेटिज्म से ज़्यादा इसमें मैकेनिक्स लग रही है। ठीक है, तो आप सिंपल सोचो कि यहाँ पर ऐसा क्या होगा। आप मेरे हिसाब से आप वीडियो को ज़रा पॉज करो 2-3 मिनट के लिए, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आई होप कि आपने खुद से सोचने की कोशिश की। तो आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सिंपली एक मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए, जो मैग्नेटिक फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो शुरू में बस वही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, क्यू वी बी। मैग्नेटिक फील्ड अगर इसकी बी है, स्पीड वेलोसिटी इसकी वी है, चार्जेस पे क्यू है, और यही फोर्स इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा।
लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया गया, सर्कुलर ट्रैक खत्म हो गया और कहा जा रहा है कि नाउ इट्स मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि ठीक इस पॉइंट पर, जब ये पॉइंट पी पर था, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जाहिर सी बात है टुवर्ड्स सेंटर ही काम करता है, तो ये टुवर्ड्स सेंटर ही काम कर रहा होगा, सेंटर का जो भी पॉइंट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आया, ये कंटिन्यू कर गया अपना मोशन टुवर्ड्स वेलोसिटी v, यानी कि ना ही ये टुवर्ड्स सेंटर गया, ना ही ये अवे फ्रॉम द सेंटर गया, मतलब कि ये दूर भी नहीं गया वहाँ से, ये सीधा अपने ट्रैक में मूव कर गया। तो ऐसा कब होगा पॉसिबल? ऐसा तब पॉसिबल होगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स एफ नेट शुड बिकम ज़ीरो। नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगी, तब ये ना टुवर्ड सेंटर जाएगा, ना ये दूर जाएगा सेंटर से। यानी कि सिंपली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया गया, तो बेसिकली क्या किया उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर लगाया एक इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि हमें जानते हैं क्या होता है, दैट इज क्यू ई। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ ऐसा था, इट्स सो कन्वीनियंटली डिजाइंड, कि उस इलेक्ट्रिक फोर्स ने इस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अंदर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वही प्रोवाइड करता है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं चाहिए। कहाँ से दिख रहा है हमें नेट फोर्स जीरो नहीं चाहिए? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ये टेंजेंशियली मूव कर रहा है। तो ऐसा तभी होता है जब इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिंपली वी इंटू बी। अब आपको वी नहीं दिया है, आपको बाकी चीज़ों के टर्म में सवाल दिया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं सवाल में। हमें पता है कि ये जो आर आपको गिवन है, आर, ये आर क्या होता है? आर होता है एम वी अपॉन क्यू बी। तो आर आप निकाल सकते हैं इसलिए, आर आपको ऑलरेडी पता है। बस अब क्या करो, अब आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, वी की जगह पर हम एक्सप्रेशन यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर क्यू बी अपॉन एम लिख सकते हैं। तो वी की जगह पर हम ये पुट कर देंगे आर क्यू बी अपॉन एम इंटू बी। तो इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आर क्यू बी स्क्वायर डिवाइड बाई एम। तो आई होप ये सिंपल था आपके लिए फाइंड आउट करना। तो दैट्स इट, ये कुछ क्वेश्चंस किए हमने। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक चार्ज को नहीं बल्कि पूरे इलेक्ट्रिक वायर को ला करके प्लेस किया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस वायर के ऊपर क्या फोर्स लगेगा। ओके, तो टिल देन बाय, टेक केयर।